हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लड आइस सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति थी। मगर तभी अचानक पूरा आसमान लाल हो जाता है, जहाँ से थंडर निकलने लगती है। मगर इसी बीच उसके अंदर से एक जाइंट बेल बाहर निकलता है, जिसकी ओरा प्रेशर ही अलग लेवल पर थी। लेकिन तभी उसी बेल से तेज आवाज निकलने लग जाता है, जो सुनकर सभी की नजर उस ओर जाती है, जहाँ हम गू म्यूकिंग को भी देख पाते हैं, जिसकी भी नजर उस ओर जाती है और वो कहती है सेवेंथ पीक के सारे बेल्स एक साथ बज रहे हैं। इतना कहकर वो उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ने लग जाती है। यूएन की ये आवाज डिंगजुई और जोंगेंग भी सुनते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जा किंगपेंग को। जैसे ही वो बेल की आवाज सुनता है, वो भी उस डायरेक्शन में चला जाता है। अब हम जुकिंग को देख पाते हैं, जो आवाज सुनते ही अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है और फौरन उसी डायरेक्शन में भागने लग जाता है। और इसी तरह सभी डिसाइपल्स अपने धर्मा बोर्ड के साथ रेडी हो जाते हैं। वहाँ की खतरनाक एनर्जी प्रेशर की वजह से पत्थर तक हवा में फ्लोट कर रहे थे। जुकिंग के साथ गू म्यूकिंग भी उस जगह पर पहुंच जाती है, जहां डिसाइपल्स कहते हैं फाइनली वो मोमेंट आने वाला है, क्योंकि अब हम वार के लिए रवाना होंगे। जुकिंग के पीछे डिंगजुई और जोंगहेंग भी आ जाते हैं, जिनके साथ हम जा किंगपेंग को भी वहाँ पर देख पाते हैं। जुकिंग जैसे ही जा किंगपेंग की ओर देखता है, जा किंगपेंग उसे ब्रदर कहता है और जुकिंग भी उसे इशारा करता है। मगर तभी उन सब की नजर जाती है रेड एनर्जी पर, जिसे देखकर वो कहने लग जाते हैं ये तो हमारे एंसेस्टर है। तभी ब्लड रिफाइनर सभी से कहते हैं मेरे 7 ब्लड आइस के डिसाइपल्स, मैं हूँ तुम्हारा एंसेस्टर जू लियांजी। मैंने तुम सबको आज यहाँ एक मैटर के बारे में अनाउंस करने के लिए बुलाया है। जो मैटर ये है कि हमारा सेक्ट ऑफिशियली सी कर्पस के अगेंस्ट वार करने वाली है। जुकिंग के साथ वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स कहने लग जाते हैं हम सब एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। मगर ब्लड रिफाइनर ऊंची आवाज में कहते हैं 7th पीक चलो रैंक फॉर्मेशन करो। उनके इतना कहते ही हम कई सारे सोर्स को देख पाते हैं, जो सोर्स और किसी के नहीं बल्कि फर्स्ट पीक लोड के थे। जुकिंग उन्हें देखकर कहता है सेक्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7th पीक में से हर एक पीक के पास खुद की दाव मौजूद है। ये है फर्स्ट पीक के लॉर्ड, जिनका दाव है सोड इंटेंट। फर्स्ट पीक लॉर्ड पूरे साल नॉर्दर्न फिनिक्स फॉरबिडन जोन पर अपनी हुकूमत कायम की है। इवन की उन्होंने रेड ड्रेस कम्बैट कल्टीवेटर को लीड किया है और 7 ब्लड आइस के पूरे साउथ वेस्ट को गार्ड किया है फर्स्ट पीक लॉर्ड ने। फर्स्ट पीक लॉर्ड कहते हैं मैं ओल्ड एंसेस्टर का धर्मा डिग्री को ओबे करता हूँ, जो सुनकर उनके डिसाइपल्स भी नारे लगाने लग जाते हैं। जुकिंग आगे कहता है ये है सेकंड पीक लॉर्ड, जिनकी दाव है पिल रिफाइनिंग और इनका पीक सेट का सबसे बड़ा बैकिंग प्लान है। अब हम सेकंड पीक लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कहती है हमारा पीक एंसेस्टर के धर्मा डिग्री को ओबे करता है। मगर इसी बीच जुकिंग की नजर जाती है एक स्पेस टाइम पोर्टल पर, जिसे देखकर वो कहता है ये है थर्ड पीक लॉर्ड, जिनका दाव है स्पेल और कर्स कास्ट करना और ये स्पेशली फॉरबिडन क्रिएचर को कंट्रोल करते हैं। इनका पीक सेक्ट में से काफी मिस्टीरियस और इविल माना जाता है। उसके इतना कहते ही हम थर्ड पीक लॉर्ड को देख पाते हैं, जो भी कहते हैं हमारा पीक धर्मा डिग्री को ओबे करता है। मगर जुकिंग की नजर जाती है और एक स्पेस टाइम पोर्टल पर, जिनके अंदर से बहुत सारे बर्ड्स बाहर निकलते हैं। जुकिंग कहता है ये है फोर्थ पीक लॉर्ड, इनकी स्पेशलिटी बीस्ट को टाइमिंग करना है और ये सिर्फ फियर्स और खतरनाक बीस्ट को ही टाइमिंग करते हैं। इतने में ही हम फोर्थ पीक लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कहते हैं हमारा सेक्ट धर्मा डिग्री को ओबे करता है। जुकिंग आगे कहता है 5th पीक फॉर्मेशन का यूज करता है और 6th पीक आर्टिफैक्ट बनाने के लिए मशहूर है। मुझे नहीं लगता था कि ये दोनों सेक्ट भी कभी बैटल फील्ड में उतरेंगे। अब फाइनली बारी आती है 7th पीक लॉर्ड मास्टर जेंकाई की, जिनके आगे आते ही मानो पूरा माहौल में जैसे आग लग गया हो। वो सीधा जाकर ब्लड रिफाइनर को ग्रीट करते हुए कहते हैं हमारा सेक्ट भी धर्मा डिग्री को ओबे करता है। उनके इतना कहते ही सभी 7th पीक के डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं। ये देखकर ब्लड रिफाइनर हंसते हुए कहते हैं लिटिल 7th, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी इनिशियल दाव रिदम को समझ चुके हो। तुम ब्रेक थ्रू के बस एक स्टेप पीछे ही हो। ये सुनते ही बाकी के पीक लॉर्ड्स के होश उड़ गए थे। ब्लड रिफाइनर कहते हैं पीक लॉर्ड्स और एल्डर्स को एक खास जिम्मेदारी दी जाती है, मगर फाउंडेशन लेवल और की कंडेंसेशन के डिसाइपल्स को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ओल्ड मैन जानता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन को तुम लोगों ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुम्हें आगे भेजना हमारे लिए एक डरपोक का काम होगा, मगर तुम लोग अपने सेक्ट की जितनी हेल्प करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि सी कर्पस के पास बिलियन से भी ज्यादा कल्टीवेटर्स मौजूद है, मगर ये ओल्ड मैन तुमसे वादा करता है सी कर्पस का लूटा हुआ माल आधा तुम्हें दिया जाएगा अगर तुमने एक बार बैटल फील्ड को ज्वाइन कर लिया तो। फिर बाद में तुम ना चाहते हुए भी इसे छोड़ नहीं सकते। चलो अब बताओ कि तुम में से कौन कौन इस बैटल फील्ड में जाने वाला है। जो सुनकर सभी डिसाइपल्स एक साथ कहने लग जाते हैं हम इस बैटल फील्ड में हिस्सा लेंगे। तभी जुकिंग कहता है गोल्डन कोल्ड रियलम के सोल को एक बार फ्रेंडिस सोल डिवोरिंग टेक्निक से डिवोर करने के बाद मैंने एक खास एक्सपीरियंस हासिल किया है। अगर अपने अंदर मुझे एक लाइव फायर को जगाना है तो सबसे पहले मुझे इस बैटल फील्ड को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी की तरह समझना होगा। तभी ब्लड रिफाइनर कहते हैं हमारे सभी 7 ब्लड आइस के डिसाइपल्स मेरी इस कमांड को
अच्छे से सुन लो, तुम लोग इस ओल्ड मैन को वार में फॉलो करने वाले हो। उनके इतना कहते ही ब्लड रिफाइनर एक्टिवेट करने लग जाते हैं ग्रेट टेलीपोर्टेशन अरे को, जिससे कि ऊपर आसमान में जाइंट पोर्टल खुल जाता है। फिर ब्लड रिफाइनर अपने जाइंट हाथों का यूज करते हुए एक स्पेस टाइम पोर्टल के जरिए से सभी मौजूदा कल्टीवेटर्स को टेलीपोर्ट करने लग जाते हैं बैटल फील्ड पर। हम जूकिंग को देख पाते हैं जिसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का जोश भरा हुआ था। डिसाइपल के साथ ब्लड रिफाइनर पिक लॉर्ड्स को भी टेलीपोर्ट कर देते हैं। फिर वो खुद एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मरमेड क्लैन का सीन, जहाँ ऑलरेडी सी कर्पस और मरमेड क्लैन के बीच फाइट चल रही थी। मगर तभी सी कर्पस का एक कमांडर कहता है हमें हर हाल में मरमेड क्लैन के टेरिटरी को हासिल करना होगा। इतना कहते ही एक जाइंट क्रिएचर अपने एनर्जी बीम से हमला कर देता है। इवन की वो क्रिएचर सीधा बैटल फील्ड में कूद गया था। हम देख पाते हैं सी कर्पस के कल्टीवेटर मरमेड क्लैन के ऊपर हमला कर चुके थे। उनमें से एक मरमेड क्लैन के मेंबर को जान से मारते हुए कहता है तुम्हें बार बार हराना हमारे लिए आसान हो गया है। इवन की तुम लोगों के पास तो बैकबोन्स ही नहीं है। मगर तभी कुछ हाई रैंकिंग के सी कर्पस बैटल फील्ड में उतर जाते हैं। उनकी आतंक को देखकर मरमेड क्लैन के लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब तो सी कर्पस के खतरनाक कल्टीवेटर्स है, जल्दी से जल्दी सी ब्लड आइस को हेल्प के लिए सिग्नल भेजो। हम एक जाइंट को देख पाते हैं जो कि कुछ लोगों को उठाकर अपने मुंह के अंदर रखता है और उन्हें जिंदा ही चबा डालता है। एक कल्टीवेटर गुस्से में कहता है सभी मरमेड्स को स्लोटर करके इस बैटल फील्ड को उनके खून से भर दो। उसके इतना कहते ही सभी जाइंट्स आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो लोग तबाही मचाने लग जाते हैं। लेकिन हम एक चीज को चांद को कवर करते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मगर तभी एक स्पेस टाइम पोर्टल से एक अटैक निकलकर उसी जाइंट पर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। फिर हम सभी लॉर्ड्स के साथ ग्रैंड एल्डर्स को देख पाते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर एक सी कर्पस का कल्टीवेटर कहता है ये सभी लोग तो नेंसेंट सोल के पावर को होल्ड करते हैं। क्या यहाँ तो एक ऐसा भी मौजूद है जिसकी कल्टीवेशन नेंसेंट सोल से भी काफी हाई है? ये तो जुल यानजी है। उसके इतना कहते ही ब्लड रिफाइनर वहाँ इमर्ज होने लग जाते हैं और हम देख पाते हैं उनके जाइंट आइस बिल्कुल मास्टर जेंगाई के पीछे खुलती है। ब्लड रिफाइनर सभी को कमांड देते हैं कि सभी सी कर्पस के कल्टीवेटर को स्लोटर कर दो। इतना कहकर वो अपने ऊपर एक चीज समन करते हैं, जिसके अंदर से बाकी के डिसाइपल्स टेलीपोर्ट होकर नीचे की ओर गिर जाते हैं। जूकिंग ये सब देखकर कहता है तो ये है एक रियल बैटल फील्ड। एक जाइंट ये सब देखकर घबराते हुए कहता है क्या 7 ब्लड आइस तो अपने सभी एलिट्स को बैटल फील्ड में उतार दिया है? वो अपने साथी से कहता है हमारे बाकी के साथी से आने से पहले ही ये खबर जल्दी से हमारे सेक्ट में भेजवा दो, ताकि वो सभी लोग फुल्ली प्रिपरेशन के साथ यहाँ आ सके। मगर तभी 7 पीक के थर्ड एल्डर अपने तालिस्मान की हेल्प से ये न्यूज फैला देते हैं कि जो कोई भी फाउंडेशन लेवल का डिसाइपल है उन्हें ये मिशन दिया जाता है वो सभी जितना जल्दी हो सके सी कर्पस के हिडन टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय कर दे। इतना कहकर वो अपने जाइंट 7 ब्लड आइस पपेट को समन कर देते हैं और फिर वो आगे कहते हैं हर टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय करना है तुम लोगों को 10,000 स्प्रीट स्टोन रिवार्ड दिया जाएगा। उस पपेट को देखते ही एक सी कर्पस का जाइंट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो पपेट उसे ही अपने एल्बो से मार कर पीछे हटा देता है। मगर पीछे से एक और उड़ता हुआ जाइंट आकर उसके मुंह पर हमला कर देता है, लेकिन वह पपेट फौरन उसके पैरों को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर चट्टानों में दे मारता है। मगर इसी बीच एक जाइंट की नजर जाती है, जहाँ बाकी के एल्डर्स और लॉर्ड्स भी अपने अपने वार पपेट को बैटल फील्ड में उतार देते हैं। ये सब देखकर जूकिंग कहता है दोनों आर्मीज एक दूसरे को स्लोटर करने में लगे हुए हैं। ये तो ट्रूली एक इपिक बैटल है। मगर हम इसी बीच एक वार पपेट को देख पाते हैं जो एक जाइंट से फाइट करते हुए उसके पेट में पंच मारकर उसे टेक डाउन कर देता है। लेकिन पीछे से दूसरा जाइंट ये सब देखकर उस पपेट पर अपने सोर्ड से हमला कर देता है, मगर वो पपेट भी अपने सोर्ड को समन करते हुए उससे भिड़ जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसका खेल खत्म कर देता है। इसी फाइट के बीच हम जूकिंग को वहाँ से गुजरते हुए देख पाते हैं, जो अपने मन में कह रहा था ये ऑरा प्रेशर तो सच में काफी खतरनाक है। लेकिन वो अपने ख्यालों में इस कदर खो गया था कि जूकिंग 2 जाइंट्स के पंच के बीच में ही आ जाता है। लेकिन वो टाइम रहते ही बाल बाल के लिए बचकर वहाँ से निकल आता है। जूकिंग कहता है अगर ये अटैक मुझसे हिट हो जाता तो मैं देखते ही देखते डच में बदल जाता। मगर तभी उसकी नजर जाती है ब्लड रिफाइनर की ओर। फिर हम देख पाते हैं जहाँ मास्टर जेंकाई ब्लड रिफाइनर से कहते हैं हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ उसी की मुताबिक ही चल रहा है। ये सुनकर जूकिंग वहाँ से रवाना हो जाता है और जाते हुए कहता है ये उनकी बैटल है, मैं बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ कुछ और देर के लिए रहा तो जरूर से मुझे भी खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मुझे सबसे पहले थर्ड एल्डर के दिए हुए मिशन को कंप्लीट करने पर अपना ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले मुझे टेलीपोर्टेशन आरे को ढूंढना होगा। इतना कहकर वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ हमने लिंगर की ह्यूमन फॉर्म को देखा था। जूकिंग चारों ओर छानबीन करते हुए कहता है जिस जगह सी कर्पस का टेलीपोर्टेशन आरे होगा उसी जगह पर एनिमली ओरा डेंस होगी और मेरा घोंसली शैडो एनिमली ओरा को सेंस कर सकता है। वही एकलौता है जो कि टेलीपोर्टेशन आरे को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकता है। इतना सोचकर वो घोंसली शैडो को टेलीपोर्टेशन आरे को ढूंढने का ऑर्डर देता
देता है, मगर घोषली शैडो बाहर निकलकर इसके लिए साफ इनकार कर देता है। जो देखते ही जुकिंग अपने पर्पल क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए उस पर खतरनाक प्रेशर गिराने लग जाता है। इवन की जुकिंग पावरफुल होने की वजह से अब वो प्रेशर भी कई गुना बढ़ गया था। घोषली शैडो तड़पते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर उसे पता था कि वो ऐसा करेगा तो जुकिंग उसकी वाट लगा सकता है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस काम के लिए मान जाता है और जुकिंग को एक डायरेक्शन में इशारा करता है। मगर तभी हम ग्रैंड मास्टर को अपने आयरन स्पाइक से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जो कि जुकिंग से कहते हैं, मास्टर ये तो बुरी बात है कि लिटिल शैडो आप कभी समझ नहीं सकता, मगर मास्टर आप उस मासूम पर गुस्सा नहीं हो सकते। पर मास्टर मैं हूँ ना, आपके सारे बर्डन्स को मैं खुद के ऊपर ले लूंगा। वो क्या है ना मास्टर, मुझे आपकी हर वक्त चिंता सताते रहती है। मगर वो जैसे ही घोषली शैडो को कुछ कहने के लिए जाता है, वो उल्टा ग्रैंड मास्टर को ही डरा देता है। इवन की ग्रैंड मास्टर घबराते हुए अपने आयरन स्पाइक के अंदर चले जाते हैं। जुकिंग घोषली शैडो से कहता है, मुझे तुम्हारा मोडिलेस ऑरा बिल्कुल पसंद नहीं, जल्दी से मेरा काम करो। इतना कहकर जुकिंग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि घोषली शैडो तेजी से रिएक्ट करते हुए ऊपर की ओर इशारा करता है, जैसे कि वो कहना चाहता था एक टेलीपोर्टेशन अरे वहीं मौजूद है। इतना समझते ही जुकिंग फौरन ऊपर की ओर जंप लगाते हुए अपने एक्सप्लोजन डोल को निकालकर उसी डायरेक्शन में फेंक देता है। जैसे ही वो डोल नीचे आता है, उस जगह पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके की वजह से फाइनली जुकिंग को एक टेलीपोर्टेशन अरे मिल जाता है, मगर जैसे ही जुकिंग वहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकलते हुए देखता है, वो फौरन पीछे हट जाता है और एक जगह पर छुपते हुए कहता है, लगता है कि कोई आने वाला है जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं होगा। इतना कहकर वो अपना डैगर निकाल लेता है। फिर हम देख पाते हैं एक सी कर्पस क्लैन के कल्टीवेटर को, जिसे देखते ही जुकिंग अपने दोनों चेलों को चुपके से ऑर्डर देता है। पहला चेला यानी घोषली शैडो चुपके से आगे बढ़ने लग जाता है और दूसरा चेला यानी ग्रैंड मास्टर तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर देते हैं। मगर वो कल्टीवेटर अपने वेपन से हमला को डॉज कर लेता है, लेकिन वो कल्टीवेटर खुद को संभालते हुए जैसे ही ऊपर जंप लगाने की कोशिश करता है, उसी वक्त घोषली शैडो उसके पैरों और हाथों को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो कल्टीवेटर एक इंच भी मूव नहीं कर पाता। और ये सुनहरा मौका देखकर जुकिंग पहले तो अपने डैगर को पकड़ता है और एक ही स्लैश अटैक में उसे ऊपर वाले के पास पहुंचा देता है। मगर हम देख पाते हैं कि उसका वेपन नीचे गिर गया था, लेकिन पहले तो जुकिंग उस कल्टीवेटर के सोल को रिफाइन करने लग जाता है। हम देख पाते हैं कि घोषली शैडो उस कल्टीवेटर को खाने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, हे भगवान, ये लिटिल शैडो न जाने क्या क्या खाते रहता है। इतना कहकर वो उस वेपन को उठाते हुए कहते हैं, लिटिल शैडो तो सिर्फ फॉरबिडन क्रिएचर को खाकर अपनी कल्टीवेशन करता है, मगर मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट के स्पिरिचुअल एसेंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसलिए हम दोनों का डिफरेंस अलग है। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर उस आर्टिफैक्ट की सारी स्पिरिचुअल एसेंस को डिवोर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस वेपन में स्पिरिचुअल एसेंस ना होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय होते हुए डस्ट में मिल जाता है। जुकिंग खुश होते हुए कहता है, एक सी कर्पस का सोल सी बीस्ट के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा पावरफुल है। मगर तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मास्टर हमें पहले इस टेलीपोर्टेशन अरे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, फिर हम दूसरा एक खोजने के लिए रवाना हो सकते हैं। मगर जुकिंग कहता है, जरा रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे लगता है कि यहाँ और भी सी कर्पस के कल्टीवेटर्स टेलीपोर्ट होकर आने वाले हैं। हम बस यहाँ रुककर उनका इंतजार करेंगे, क्योंकि इनके जरिए से मेरी धर्मा ओरिफिस फास्टली ओपन हो सकता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम एक सी कर्पस के कल्टीवेटर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे भी फास्टली मूव करते हुए वो तीनों जान से मारने के लिए पहुंच जाते हैं। इवन की उस कल्टीवेटर का चेहरा देखने के लायक था। ऐसे ही जुकिंग एक के बाद एक कल्टीवेटर्स को मारकर उनके सोल को डिवोर करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके धर्मा ओरिफिस भी खुलने लग गए थे, जिसके इस काम में उसके दोनों चेले पूरी शिद्दत के साथ दे रहे थे। मगर तभी जुकिंग घोषली शैडो को देखकर कहता है, मेरे शैडो को कुछ अनयूजुअल ऑरा महसूस हो रहा है। इतने में ही टेलीपोर्टेशन अरे से एक हाई रैंकिंग का कल्टीवेटर बाहर निकलने लग गया था, जिसकी ऑरा को फील करते हुए जुकिंग भी घबराते हुए कहता है, यह तो एक प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज का कल्टीवेटर है, ऑब्वियसली इसके पास एक लाइव फायर मौजूद होगा, मुझे हर हाल में इसे रोकना है ताकि ये टेलीपोर्ट ना हो सके। इतना कहकर जुकिंग तेजी से उसके डायरेक्शन में भागते हुए अपने सी ड्रैगन वेल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और बिना वक्त गवाए टेलीपोर्टेशन अरे पर हमला कर देता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर पूरी तरह से भड़क गया था। मगर तभी वो टेलीपोर्टेशन अरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वो अरे बंद हो जाता है और जुकिंग भी इस एक्सप्लोजन से कैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। वो खुशियां मना पाता उससे पहले ही वो कल्टीवेटर डायमेंशन को चीरते हुए गुस्से में कहता
है, कमीने ह्यूमन, मैं तुम्हें याद रखूंगा, पहले मुझे एक बार निकलने दे, मैं डेफिनेटली तुझे तड़पा तड़पा कर जान से मार दूंगा। उसके जाते ही जूकिंग घोषित शैडो को और एक टेलीपोर्टेशन अरे को खोजने के लिए कहता है। इतना कहकर वो सभी रवाना हो जाते हैं। फिर हम एक और टेलीपोर्टेशन अरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं बस कुछ ही दिन खून खराबा होने वाला है, मगर उन्हें कहाँ पता था कि उनका मौत बिल्कुल उनके ऊपर खड़ा है। जूकिंग बिना देरी के उनकी ओर जंप लगाते हुए अपने डैगर के सिर्फ एक ही स्ट्राइक से उन्हें भी मार देता है और फिर एक साथ उन तीनों के सोल को अपने फ्रेंडली सोल डिवोरिंग टेक्निक से डिवोर करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जूकिंग को फिर से उसी सी कर्पस के हाई लेवल कल्टीवेटर की ओरा महसूस होता है, जो कि पूरे गुस्से के साथ टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकल रहा था। जूकिंग फिलहाल उस कल्टीवेटर से फाइट करना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने पास से फौरन अपने धर्मा शिप को बाहर निकालने लग जाता है। जांगसान के मॉडिफिकेशन के बाद जूकिंग का शिप पहले से भी काफी खतरनाक हो चुका था। वो बिना एक पल गवाए अपने एनर्जी बीम से टेलीपोर्टेशन एरे पर हमला कर देता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर जिसका नाम युनचेन है वो गुस्से में कहता है ह्यूमन, तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रहे हो, मैं तुम्हें हर हाल में जान से मार कर रहूंगा। उसके इतना कहते ही वो टेलीपोर्टेशन एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और जूकिंग भी फौरन उस जगह से भाग जाता है। फिर हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो फिर से अपना शिकार करने में लग गया था और कल्टीवेशन करते हुए अपने धर्मा रिफिस को ओपन करने लग जाता है। और इसी तरह से करते करते हम जूकिंग के सी ऑफ माइंड में उसी ब्लैक एम्ब्रेला को देख पाते हैं, जिसके चारों तरफ 29 धर्मा चक्र मौजूद थे। जूकिंग ये फील करते हुए कहता है बस मुझे एक और धर्मा रिफिस को ओपन करना है, फिर मैं आसानी के साथ एक लाइव फायर को कंडेंस कर लूंगा। मगर तभी उसकी नजर अपने पीछे मौजूद एक टेलीपोर्टेशन एरे पर जाती है, जो देखकर वो कहता है लगता है कि सी कर्पस के कल्टीवेटर्स समझ गए हैं कि बाहर कुछ तो गलत चल रहा है, वो लोग और बाहर नहीं निकल रहे। इतना कहकर वो अपने एक्सप्लोजन डोल को निकाल कर कहता है लगता है कि मुझे और एक टेलीपोर्टेशन एरे को ढूंढना होगा। फिर वो अपने डोल को फेंक देता है, जिसके एक्सप्लोड होते ही वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। जूकिंग वहाँ से जाते हुए कहता है एक बार मेरी लाइफ फायर फॉर्म हो जाए, उसके बाद मेरा लाइफ लैब भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन तब 2 लाइफ फायर पोजेस किए हुए कल्टीवेटर जितना हो सकता है। जब तक मैं ये ना कर लूं तब तक मैं उस कमीने कैप्टन को नहीं हरा सकता। इतना कहकर जूकिंग चला जाता है अंडर वाटर वर्ल्ड, जहाँ हम एक जाइंट मैंसन को देख पाते हैं और वहाँ जूकिंग पहुंच चुका था। मगर तभी उसी गेट के अंदर से काफी खतरनाक ओरा रिलीज हो रहा था, जो फील करते हुए ग्रैंड मास्टर अपने डेगर से बाहर निकल कर कहते हैं मास्टर यहाँ अंदर तो काफी खतरनाक फाइट चल रहा है। जो सुनकर जूकिंग घोषित शैडो को अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है, जो सुनने से पहले ही उसका चेला निकल जाता है अपने मालिक का हुक्म मानने के लिए। फिर हम अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डिसाइपल कुछ लोगों के साथ अपने तालिस्मान की हेल्प से फाइट कर रहा था, जो देखकर घोषित शैडो जूकिंग के पास चला आता है। फिर वो जूकिंग से कहता है अंदर 3 सी कर्पस के लोग एक पर्सन के साथ फाइट कर रहे हैं, जो सुनकर जूकिंग कहता है फाउंडेशन एस्टैब्लिश लेवल पर पहुंचने के बाद तुम बात भी कर सकते हो। मगर ग्रैंड मास्टर कहते हैं मास्टर मुझे लगता है कि 2 सी कर्पस के फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर अंदर मौजूद है और एक पर्सन जो उनसे फाइट कर रहा है वो भी फाउंडेशन लेवल पर है, जिन सब ने अपनी लाइफ फायर को फॉर्म नहीं किया है। लिटिल शैडो तुम्हें केयरफुली अंदर चेक करना चाहिए था, क्या तुम इस ओल्ड मैन की तरह बनना नहीं चाहते हो? क्योंकि मैं मास्टर को सभी परेशानी से दूर रखना चाहता हूँ, तुम दिन ब दिन कामचोर बनते जा रहे हो। उनकी बात सुनकर घोषित शैडो उन पर गुस्सा करने लग जाता है। जूकिंग कहता है मुझे सिर्फ एक धर्मा ओरिफिस को ओपन करना है ताकि मैं लाइफ फायर को इग्नाइटेड कर सकूं। अगर मैं उन दोनों सी कर्पस के कल्टीवेटर को मारकर उनके सोल को रिफाइन कर लिया तो डेफिनेटली मैं प्रोफाउंड बिलियन स्टेज को अचीव कर सकता हूँ। इतना कहकर वो बाहर से फाइट देखने लग जाता है, मगर तभी उसी डिसाइपल की नजर जाती है जूकिंग पर। वो कहता है तुम तो 7th पीक के डिसाइपल हो। जूकिंग उसे देखकर कहता है ये तो 3rd पीक का डिसाइपल है। वो डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है फेलो दाविस्ट जल्दी से मेरी हेल्प करो, उसके बाद मैं तुम्हें काफी सारे रिवार्ड्स भी दूंगा। मगर तभी वो ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से उसे जकड़ लेता है, इवन की वो बिना एक पल देरी किए उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाता है, जो देखकर वो डिसाइपल कहता है 10,000 स्पिरिट स्टोन, इतनी बड़ी रकम सुनकर जूकिंग आगे न जाए ऐसा हो सकता है क्या? वो उसकी ओर जाते हुए कहता है तो डील पक्का। इतना कहकर जूकिंग अपना डैगर उस ऑक्टोपस के गले के आर पर घुसा देता है और बिना वक्त गवाए उसके सोल को ऑन द स्पॉट रिफाइन करने लग जाता है। ये देखकर तो वो डिसाइपल भी हैरान रह गया था, मगर तभी उस कल्टीवेटर की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन तभी जूकिंग की नजर और एक सी कर्पस के कल्टीवेटर पर जाती है, जिसे देखते ही वो अपने डैगर को फुल स्पीड के साथ उसकी ओर थ्रो कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से एक वर्ड साइन आकर जूकिंग के डैगर को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। हम देख पाते हैं कि वो कल्टीवेटर काफी दूर तक पुश हो जाता है। फिर उसके सामने एक और कल्टीवेटर आ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन जूकिंग के बराबर ही था और उसने भी अपनी 29 धर्मा ओरिफिस को ओपन कर लिया है। मोसो उस कल्टीवेटर को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो खुद ह्यूमन से डील कर सके, जो सुनकर जूकिंग अपने डैगर को पकड़ते हुए रेडी हो जाता है। मोसो जूकिंग को देखकर कहता है इसकी कल्टीवेशन मुझसे इक्वल है, बस एक ही थ्रेड है
है जिसे मारकर मैं लाइफ फायर को इग्नाइटेड कर सकता हूँ। जूकिंग कहता है मैं इतने कम टाइम में इस कल्टीवेटर को जान से नहीं मार सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले कमजोर को जान से मारना होगा। इतना कहते ही वो दोनों एक साथ जंप लगाते हैं, मगर आपस में फाइट करने के बजाय वो दोनों एक दूसरे के करीब से ही गुजर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का शिकार वीक कल्टीवेटर थे जो देखते के साथ उन दोनों की फटकर 4 हो जाती है। मोसू अपने ब्रश से एक ब्लैक ड्रैगन को क्रिएट करके उस डिसाइपल की ओर हमला करने भेज देता है। अपनी ओर अटैक आता देखकर वो डिसाइपल फौरन अपने सामने एक पावरफुल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना देता है। दूसरी ओर कल्टीवेटर जूकिंग पर अपने टेंटिकल से हमला करने की कोशिश करता है, मगर जूकिंग की स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि वो फास्ट मूव करते हुए उसके बिल्कुल पास जाकर एक जबरदस्त किक उसके मुंह पर जड़ देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर एक पिलर से जाकर टकरा जाता है। दूसरी ओर उस डिसाइपल की फॉर्मेशन में क्रैक्स पड़ने लग गए थे और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी मोसू का ड्रैगन उसके पीछे आकर डिसअपीयर हो जाता है, मगर तभी उसी टेलीविजन एरे से काफी खतरनाक एनर्जी अनलिश होने लग रहा था, जिसे फील करते हुए उन दोनों की नजर उस ओर जाती है, जो देखकर मोसू कहता है ये ऑरा तो हमारे लॉर्ड यूनचेन की है, जिसे देखकर जूकिंग टेंशन में आ गया था। मगर तभी यूनचेन कहता है कमीने ह्यूमन, वो तुम ही हो ना जिसने बार बार मेरे टेलीपोर्टेशन को इंटरप्ट किया था। मोसू मेरे लिए इस टेलीपोर्टेशन एरे को गार्ड करो, मैं इस कमीने को बस 3 ही ब्रेथ में इसके हजारों टुकड़े कर दूंगा। यह सुनकर जूकिंग कहता है प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज के कल्टीवेटर की स्पीड काफी हाई होते हैं, अगर वो एक बार टेलीपोर्ट हो गया तो मैं यहाँ जान से मारा जाऊंगा। मेरे सर्वाइवल का एक ही चांस है, मुझे सबसे पहले इस कमीने को जान से मारना होगा। जूकिंग को देखकर वो कल्टीवेटर घबराकर वहाँ से भागने लग गया था, जो देखकर मोसू भी जूकिंग का पीछा करने लग जाता है। जूकिंग चिल्लाते हुए उस डिसाइपल से कहता है अगर मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस कमीने को हर हाल में ब्लॉक करना होगा। जो सुनते के साथ वो डिसाइपल मोसू को रोकने के लिए अपने सीने में स्टैप करता है और चिल्लाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मुझे भी अपनी जान को दाव पर लगाना होगा। इतने में ही वही फेसलेस वुमेन जो कि एक हाई लेवल फॉरबिडन क्रिएचर थी, उसके सीने के अंदर से बाहर निकलने लग जाती है। यही तो थर्ड पी की खासियत है कि वो लोग कस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर कहता है चलो इस कमीने को अंधा कर दो। उसके इतना कहते ही फेसलेस वुमेन मोसू की ओर अपना फेसेस को भेज देती है। वो फेसेस पूरी तरह से मोसू को जगह लेते हैं, मगर तभी हम जूकिंग को देख पाते हैं जो कि घोषली शैडो का यूज करते हुए उस कल्टीवेटर के पैरों को जकड़ लेता है और अपने लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक के टाइचन अटैक से उसे जान से मार देता है। इवन की जूकिंग बिना एक पल गवाए उसकी सोल को रिफाइन करने लग जाता है, मगर इतने में ही मोसू उस डिसाइपल के उस हमले को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल काफी इंजर्ड होकर पीछे पुश हो जाता है। मोसू अपने पास एक तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहता है मुझे किसी भी हाल में इस कमीने को प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा। इतना कहते ही वो अपनी तालिस्मान के पेंटिंग डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ कई सारे वाटर ड्रॉप क्रिएट हो जाते हैं और देखते ही देखते वो वाटर ड्रॉप्स कई सारे वाटर स्पाइक्स में बदल जाते हैं। उन सब स्पाइक्स को मोसू हमला करने भेज देता है जूकिंग की ओर। जैसे ही यूनचेन अपना कदम बढ़ाता है उसी वक्त हम देख पाते हैं जूकिंग के सी ऑफ माइंड में उसकी लाइफ फायर इग्नाइटेड होने लग गई थी, जो फील करते हुए जूकिंग कहता है ये सब काफी स्लो है। जैसे ही जूकिंग का 30 थर्मा ऑरिफिस कम्प्लीटली खुल चुका था, जूकिंग कहता है अब मेरे लिए पूरा वर्ल्ड जैसे स्लो हो गया है, सभी मूवमेंट्स इवन की सभी के सांसें तक मैं फील कर पा रहा हूँ। यह फीलिंग तो वाकई में अच्छा है। मगर तभी हम जूकिंग के सी ऑफ माइंड में देख पाते हैं जहाँ उसकी लाइफ फायर इग्नाइटेड हो रही थी, जिसे देखकर जूकिंग कहता है अगर मेरे हेवेंस एंड अर्थ की पावर को एक साथ मर्ज कर देता हूँ तो मैं प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज को एक्टिवेट कर सकता हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथों को कस लेता है, जिससे कि अब फाइनली जूकिंग का लुक चेंज होने लग जाता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में काफी शानदार था। इवन की उसकी पूरी आउटफिट तक बदलने लग गया था, जो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होता है। जूकिंग के सी माउंटेन आर्ट पर वो जोर से चिल्लाता है प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज ओपन। उसके इतना कहते ही चारों तरफ काफी खतरनाक ऑरा प्रेशर अनलिश होने लग जाता है। अब हम जूकिंग के फाइनल लुक को देख पाते हैं। जूकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जूकिंग को देखते ही मोसू अपने क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से बचकर निकल सके, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके ऊपर यिन-यान फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर से उसके क्लोन बॉडीज बाहर निकलकर जूकिंग पर हमला करने आगे बढ़ जाते हैं। इतने सारे क्लोन बॉडीज को देखकर जूकिंग कोल्ड टून में कहता है तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। इतना कहकर जूकिंग अपने फुल स्पीड के साथ मोसू की ओर बढ़ने लग जाता है। जूकिंग की ओरा प्रेशर की वजह से ही उसके क्लोन बॉडीज डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इससे आप जूकिंग के न्यू पावर का अंदाजा लगा सकते हो। जूकिंग एक ही पल में मोसू के सामने आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बस एक ही स्ट्राइक चल देता है, जिससे कि मोसू के चिथड़े उड़ गए थे। मगर हम देख पाते हैं कि यूनचेन भी फाइनली टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकल चुका था, जिसे अपने सामने देखकर अब जूकिंग अपनी ऑरा फार्मिंग करने लग गया था। मगर यूनचेन गुस्से में कहता है साले कमीने चला बता कि तेरी लास्ट विश क्या है, क्योंकि अब
मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसके जवाब में जूकिंग कोल्टून में कहता है आज मरने वाला मैं नहीं बल्कि तू होगा कमीने। जूकिंग के इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।